ट्रायल बैलेंस। ये क्या चीज होती है? वो चीज क्या है वो तो अभी समझ आ जाएगा, पर अकाउंटिंग प्रोसेस में इसकी जगह कहाँ है? देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग का प्राइमरी पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। जर्नल से क्या बनते हैं? लेजर। और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। मतलब अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो पहले आपको जर्नल आनी चाहिए, फिर लेजर आना चाहिए, और लेजर आता है तो ट्रायल बैलेंस आराम से बन जाएगा, फिर इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, हम उन ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा और ट्रायल बैलेंस समझ जाएंगे कि कैसे बनता है। तो ट्रांजैक्शंस, अब क्योंकि मैं बुक से क्वेश्चन इसलिए ले रहा कि बुक का क्वेश्चन ना बहुत बड़ा होगा, उसमें 10 ट्रांजैक्शंस होंगी, उसकी 10 जर्नल लिखो, उसमें से 10 लेजर बनेंगे, तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 5-6 लेजर हो और ट्रायल बैलेंस बना देंगे। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ओपनिंग एंट्री करनी है, ट्रायल बैलेंस बनाने का। ट्रायल बैलेंस आएगा तो जर्नल और लेजर दोनों बनाना पड़ेगा फिर। पहले समझ जाओ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एग्जाम का क्वेश्चन क्या आएगा वो भी समझ जाएंगे। अभी पहले समझो ट्रायल बैलेंस चीज बनती कैसे है। पहला मैं लिख रहा हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹1 लाख। एक सेकेंड। Started business with cash, ₹1 lakh. Second, purchased goods worth ₹20,000. Purchased car and furniture worth rupees 20,000 and 15,000 respectively. पांच ही ट्रांजैक्शन लिखेंगे वरना बहुत ज्यादा हो जाएगी, या 6 लिख लेंगे। फिफ्थ, ओ सीधा फिफ्थ पे आ गए। फोर्थ, sold goods worth rupees 50,000. Fifth, paid salaries and rent worth rupees 5,000 and rupees 10,000 respectively. और लास्ट, received commission। अब ये कमीशन अगर आपको मिल रही है तो ऑब्वियसली एक इनकम हो गई। 20,000 बहुत बार हो गया, 30 कर देते हैं। ठीक है, अब सबकी जर्नल लिखनी है। आर्यन तुम क्लास में हो? यस सर। कृतिका आप भी हैं? हाँ जी सर। नींद में हो क्या तुम? नींद में है आप? मैथ्स की क्लास अटेंड करी? हाँ जी। मैथ्स की क्लास अटेंड करी थी? हाँ जी सर। अब ऐसा है, पहले तो जर्नल लिखो।
देयर विल बी 6 जर्नल एंट्रीज, तो 6 की 6 जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री है? कैश टू कैपिटल, Cash to कैश capital. तो 1 लाख रुपीस, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। Being started business with cash, narration. Second, purchased goods worth 20,000, बताओ इसका क्या है? आर्यन इसकी जर्नल बता सकते हो? purchased goods worth 20,000। सर गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गलत, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सर क्या? कुछ क्वेश्चन सर। सैटरडे को जर्नल का टेस्ट है, 20,000। थर्ड, परचेज्ड कार एंड फर्नीचर वर्थ 20,000 एंड 15,000। इसको कंबाइन कर देते हैं, दो नहीं करते। कार अकाउंट डेबिटेड 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,000, टू कैश, टोटल कैश कितना गया? 35। हम वैसे इसे अलग अलग करके लिखते हैं। आप दो लिख लो या आप एक ही जर्नल लिख लो। उसने एक ट्रांजैक्शन दी थी तो मैंने कंबाइन कर दिया, मैं दो क्यों लिखूं? मैंने एक ही साथ लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, सेम बात है। ठीक। फोर्थ, सोल्ड गुड्स वर्थ 50। कृतिका बहुत इजी है, जल्दी से बताओ फोर्थ का जर्नल। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हाँ ठीक है, आवाज में कॉन्फिडेंस बस नहीं था, आंसर ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 50,000। फिफ्थ, पेड सैलरीज एंड रेंट वर्थ 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों एक्सपेंसेस हैं, फिर से मैं एक कंबाइंड एंट्री कर दूंगा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 5,000, रेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000, टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक। सिक्स, रिसीव कमीशन 30,000, इनकम मिली है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन Yes. 30,000। मैंने कोई भी टफ डिफिकल्ट जर्नल इसमें लिखी ही नहीं थी, क्योंकि अभी हम ट्रायल बैलेंस सीख रहे हैं, तो मैंने इजी जर्नल डाली। अब सबके लेजर बनेंगे, एक बार गिन लेते हैं कि कितने लेजर बनने वाले हैं। काफी सारे लेजर बनेंगे। जिसका भी नाम आ गया है जर्नल में उसका लेजर बनेगा। तो 9. एक एक कैश का, एक कैपिटल का, परचेज कैश का तो हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सेल, सिक्स, सेल, 7, 8 और 9। कमीशन। 9 लेजर्स बनेंगे, तो हमें 9 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। कैश का थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि हर एंट्री में ऑलमोस्ट कैश है, बाकियों का छोटा छोटा क्योंकि एक दो एंट्री है सिर्फ। तो सर तो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता कितने मार्क्स का है? काफी ज्यादा, मतलब अगर तीनों बनाने के लिए आ रहे हैं तो फिर वो 15 मार्क्स का भी हो सकता है। हमारे स्कूल में तीनों बनाने को सिर्फ 8 मार्क्स 8 मार्क्स, तो फिर वो ज्यादा एंट्रीज नहीं देंगे। टेस्ट कितने मार्क्स का है? सर 20 का ऑब्जेक्टिव है और 20 का सब्जेक्टिव है। हाँ तो 20 में से 8 हो गए ना, तो फिर
40% पेपर इसी में से हो गया ना। अब मैंने क्योंकि 9 लेजर बनाने हैं तो मैं 9 लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं सीधी लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। ये स्केल क्यों गायब हो जाता है? लाइंस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बनानी है, 8 और 9। अब इन सब में जो लेजर की लाइंस होती हैं वो तो मिडिल से बना दो। एक सेकंड। शौर्य, तुम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे हो ना? यस सर, सुना है हरिनगर ये। तो वहाँ पे हर हर स्पोर्ट के लिए खोल दिया है या सिर्फ क्रिकेट? नहीं सर, अभी सब स्पोर्ट मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट खुल चुका है, लाइक बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट वगैरह। बट बास्केटबॉल शायद कंस्ट्रक्शन पीछे हो रहा है, तो बास्केटबॉल अभी नहीं खुला, बाकी सब खुल गया, मोस्टली सब खुल गया। वो पीछे कोचिंग भी शुरू हो गई। किस चीज की तो कोचिंग? नहीं, अभी क्लब्स नहीं खुले क्रिकेट के, मतलब फिलहाल दिल्ली में, बट वही जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी गाइडलाइंस फॉलो करके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोचिंग भी तो होती है। बट स्टार्ट नहीं हुई अभी वो। अभी नेट में 2 या 3 से ज्यादा जन नहीं जा सकते। तो फुटबॉल खेलने देते हैं वो जो पीछे फील्ड है उसमें? तो पीछे वाली फील्ड मतलब मैं एक बार गया था तो खाली था, कोई खेल तो नहीं रहा था, आई डोंट नो अलाउ किया है कि नहीं। वैसे तो सब स्पोर्ट्स खुल गया, फुटबॉल भी खुल ही गया होगा। अब सारे लेजर्स ड्रॉ करने हैं। कैश अकाउंट बनेगा सबसे पहले। हमें बस पोस्ट करनी है एंट्री। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हमें लेजर बनाना आता है, जो उन्होंने छुट्टी मारी है उन नलायकों को नहीं आता होगा। अब नहीं आता तो अभी सीख सर जाओगे। कलर चेंज कर लो। तुम्हें येलो नहीं पसंद? सर लाइट दिख रहा है। बता दो कौन सा चाहिए। रेड ले लो। रेड छी, फिर पर्पल। ग्रीन पर्पल ले लो। पर्पल कर सकते हैं। वाइट। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, वैसे उस कलर सेलेक्ट हुआ नहीं था क्योंकि इरेजर सेलेक्टेड था। सबसे पहले कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब कैश हमने सिर्फ पोस्ट करते जाना है। कैश डेबिट हो रहा है तो एंट्री डेबिट में, और पर्टिकुलर्स में जो ऑपोजिट है वो ऐसे ही लेजर पोस्टिंग होती है। पहली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है तो 1 लाख रुपीज डेबिट में आ जाएगा लेजर के। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, ये यहाँ मतलब मैं 1 मिनट लिख देता हूँ। इधर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये फॉर्मेट होता है। सर सब में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टाइम जाएगा। अब आपको पता है हेडिंग तो यही होती है, तो हेडिंग लिख लेना। अब क्योंकि मैंने हेडिंग लिख लिया तो मेरे को इसमें लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्केल कहाँ है?
सर इसमें तो वैसे डेट का भी कॉलम आएगा ना? पर हमने डेट डाली नहीं ना, इसलिए मैंने डेट का कॉलम भी नहीं बनाया। अब टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। लेजर पोस्टिंग ऐसे ही होती है। हम अगर कैश का लेजर बना रहे हैं, हम कैश का लेजर बना रहे हैं, तो हमने बस ये देखना है कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, तो रुपीज कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है जर्नल में। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा? जो कैश के ऑपोजिट दिया हुआ है, टू कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे टू कैपिटल लिख दिया। सेकेंड एंट्री देखो, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो जो 20,000 रुपीज है वो क्रेडिट में आएंगे, और लिखते क्या है? जो ऑपोजिट है, और क्रेडिट साइड बाय साइड होती है, तो बाय परचेज 20,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट, कैश क्रेडिट हुआ है कितने से? 35,000 से। तो और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? जो ऑपोजिट दिया है। ऑपोजिट दो चीजें हैं, कार और फर्नीचर, तो दोनों लिखेंगे, बाय कार बाय फर्नीचर, बाय कार अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट। अब 35 आना है, जिसमें से 20 कार है, 15 फर्नीचर है, तो 20,000 कार और 15,000 फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट, कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है 50,000 से, और टू सेल्स है, तो टू सेल्स 50,000। ठीक, सैलरी रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ, तो बाय सैलरी बाय रेंट, $5,000 और 10,000। लास्ट एंट्री में कैश डेबिट हुआ है, टू कमीशन, तो टू कमीशन 30,000। अब इसे क्लोज करना है। क्लोज हमें करना आता है, किसी भी लेजर को दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल बड़ा है दोनों तरफ लिख देंगे। तो इस साइड का टोटल डेबिट का ही बड़ा आएगा, क्रेडिट का टोटल तो छोटा ही है, 1,80,000। 180। ठीक है, अब इसका बैलेंस लिखना है, बैलेंस 110 आ जाएगा। हाँ जी सर। बाय बैलेंस CD 180 में से ऊपर वाली सारी फिगर माइनस करके, तो आप लोग कह रहे हैं 110, तो मैं मान लेता हूँ 1,10,000। ठीक, ऐसे ही सारे लेजर बनेंगे, पहले 9 लेजर्स बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा वो तब करते हैं। तो पहले लेजर बना लेते हैं। कैश अकाउंट बना लिया, नेक्स्ट अकाउंट, मेरे को यही डर था कि स्पेस नहीं छोड़ा, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखो क्या चीज है, कैपिटल, तो कैपिटल एक ही एंट्री आएगी, बाकी तो छोटे छोटे लेजर्स हैं। ये कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट डेबिट वही है। कैपिटल सिर्फ एक एंट्री है और वो क्रेडिट हो रही है, तो बाय कैश 1 लाख रुपीज। बस क्लोज हो जाएगा ये, क्योंकि और कोई एंट्री है ही नहीं। कृतिका, आपको लेजर बनाना आता है? आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर, आ रहा सर। ठीक है, टू बैलेंस CD 1 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज अकाउंट, एक ही एंट्री है। सिर्फ पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस होता है? पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन मतलब पर्टिकुलर लेजर में यूज होने वाली चीज है, और और वो अकाउंटिंग इक्वेशन में था ना, ट्रांजैक्शन के कॉलम में। नहीं, आप उसे कुछ भी लिख लो, आप वहां पे ट्रांजैक्शन लिख लो या हेडिंग पर्टिकुलर्स लिख लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टू कैश अकाउंट
20,000। और कोई परचेज की एंट्री है नहीं तो ये यहीं क्लोज हो जाएगा। 20,000 सर सैटरडे को आप टेस्ट क्लास के बाद लोगे? मैं बता दूंगा। बाय बैलेंस CD 20,000। ठीक है, परचेज भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है? कार। कार है, एक फर्नीचर है। मैं नाम लिख देता हूँ पहले ताकि पता रहे। ये कार अकाउंट है, ये फर्नीचर अकाउंट है। कार अकाउंट टू कैश। ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर आना जरूरी है। वो जो ट्रायल बैलेंस तो थर्ड स्टेप है ना, सेकंड ही नहीं आएगा तो थर्ड कैसे आएगा? और उसके लिए जर्नल आना जरूरी है। तो कार अकाउंट 20,000, कार 20,000 की आई ना, टू कैश 20,000। बाय बैलेंस CD 20,000। फर्नीचर भी टू कैश ही है। $10,000. उसके बाद है सैलरी अकाउंट ना, सेल्स अकाउंट, फिर सैलरी, फिर रेंट, फिर कमीशन। अभी सेल्स है, फिर सैलरी अकाउंट, फिर रेंट अकाउंट और फिर कमीशन अकाउंट। तो सेल्स के केस में बाय कैश कितने की सेल्स थी? 50,000। 50। क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुई है, सेल्स क्रेडिट हुई है और ऑपोजिट साइड पे कैश है तो बाय कैश 50,000। टू बैलेंस CD 50 50 50,000। सैलरी टू कैश सैलरी कितनी है? 5 और रेंट है 10। मैं पहले अमाउंट लिख लेता हूँ। ये 5,000 है और ये 10,000 है। लास्ट कमीशन कितने की? 30,000। और क्रेडिट में लिखी है तो क्रेडिट में ही 30,000 बाय कैश।
क्या ये 9 लेजर्स सबके बन गए? हाँ जी सर। अब अगर हमने 9 लेजर्स बना लिए, अब हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस आने के लिए इतना पार्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसके बिना ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता था। ट्रायल बैलेंस अब बन सकता है, ठीक? तो ट्रायल बैलेंस हम कुछ अब जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है। इससे बड़ा तो नहीं होगा, नहीं 9 चीजें हैं तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक, इसमें कितने कॉलम बनेंगे? बस यही जो ये मैंने बनाया बस। सर जैसे इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो फिर डेट का कॉलम कहाँ बनता है? ट्रायल बैलेंस में डेट कभी नहीं आती, ओके सर। आ नहीं सकती। आप इसको पर्टिकुलर्स ना लिख करके ना, आप हेड्स ऑफ अकाउंट्स ही लिख लो। यहाँ हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस, और यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक? अब करना क्या है? करना ऐसा है, अभी सबसे पहले लेजर पे आओ। कैश का बैलेंस कितना है मुझे ये बताओ। 1,10,000। ये तो इजी है बताना, कोई भी देख के बता देगा। अब ये बताओ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सब यही कह रहे हैं कि ये क्रेडिट, ये डेबिट बैलेंस है। समझो कैसे। बैलेंस का मतलब होता है कि कौन सी साइड बड़ी थी। आप इस बात से जज कर रहे हैं सर ये देखो ये क्रेडिट साइड पे तो लिखा है तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, ऐसे नहीं। क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस का मतलब होता है इस लेजर में बड़ी वाली साइड कौन सी थी, डेबिट साइड बड़ी थी या क्रेडिट साइड बड़ी थी? डेबिट साइड बड़ी थी, तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी इस लेजर की, तभी बैलेंस लिखा ऑपोजिट साइड पे जाता है क्योंकि दोनों को इक्वल करना होता है। पर बड़ी साइड तो डेबिट ही थी। अगर रटना है तो ऐसे रट लो कि बैलेंस जिस भी साइड लिखा है दूसरे का बैलेंस है, मतलब अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो है वो डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो है वो क्रेडिट बैलेंस। और समझना है तो ऐसे समझो, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज्यादा बड़ी थी क्रेडिट साइड से, और वही तो था। डेबिट साइड का सम था 1,80,000, क्रेडिट साइड का सम कितना था? क्रेडिट साइड का सम तो सिर्फ 70,000 था, तो ये डेबिट बैलेंस है। उसको सर यहाँ क्यों लिखा? यहाँ इसलिए लिखा ताकि दोनों बराबर हो जाएं, पर है ये डेबिट बैलेंस। क्या सबको ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे? Yes, ट्रायल बैलेंस में लेजर का नाम लिखो। सबसे पहले लेजर का नाम क्या है? कैश अकाउंट। अब उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट, उसका डेबिट बैलेंस लिख दो जो आया 1,10,000। बस यही सारे लेजर्स के लिए करना है। सेकंड लेजर कैपिटल अकाउंट था। अब कैपिटल अकाउंट जो सेकंड है, इसका बैलेंस ये रहा। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है? सर क्रेडिट Credit बैलेंस। है। ये क्रेडिट बैलेंस है, credit balance. तो क्रेडिट साइड पे 1 लाख लिख देंगे, कैपिटल 1 लाख रुपीस, ठीक? थर्ड लेजर कौन सा है? परचेज। फिर से इसका भी क्या है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट डेबिट कौन? क्रेडिट है सर, इसका इसका बैलेंस तो क्रेडिट है ना।
कैसे? ठीक है सर, मैंने ऊपर देख लिया था। मैंने ऊपर देख लिया था। हाँ मैंने ऊपर परचेज का ऊपर का मतलब ऊपर देख अच्छा, लिया। आपने देखा यहाँ परचेज और बैलेंस ऊपर देख लिया, होता है। परचेज 20,000। कार 20,000 डेबिट बैलेंस। फर्नीचर, ओ मैंने यहाँ लिखा ही नहीं था अमाउंट, एक सेकंड। फर्नीचर में बैलेंस ही नहीं लिखा था। 15। तो फर्नीचर 15,000। हाँ कलर बदल गया। ठीक है। 6th, सेल्स क्रेडिट बैलेंस 50,000। 7th, सैलरी रेंट कमीशन, 3 और हैं, 7th 8th 9th। एक्सक्यूज मी सैलरी, सर, हाँ जी, सर लास्ट मंथ का टोटल कर देते हैं ना। हाँ जी। सैलरी है 5,000, ये है 10,000, तो 5,000 10,000, कमीशन 30,000। अब क्या करना है? अब इनका टोटल कर देना है। रुको, मैं स्केल से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मेरी सीधी लाइंस भी टेढ़ी बनती हैं। टोटल क्या आएगा हमारे पास? दोनों साइड्स का टोटल करो। डेबिट साइड 1,80,000। दोनों साइड्स जी सर। 1,80,000 और 1,80,000। अब यहाँ कुछ 2-3 बातें समझने वाली हैं। वो 2-3 बातें कुछ ऐसी हैं, अगर ये टोटल इक्वल ना आए तो आपने गलत किया है। ऐसा कैसे सर? ये टोटल आएगा ही कैसे इक्वल? अब समझो, जब आप एक जर्नल एंट्री करते हो तो उस जर्नल एंट्री में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है हमेशा। तो हर जर्नल एंट्री में डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। यहां ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली क्या हुआ है? आपने सारा डेबिट का सम एक तरफ कर दिया और सारे क्रेडिट्स का सम एक तरफ कर दिया, तो दोनों को बराबर तो आना ही चाहिए ना। अगर ना आए तो आपने कोई मैथमेटिकल एरर किया या आपने कोई बैलेंस लेफ्ट या राइट में लिखा है। ठीक है, ये रीजन है कि इसने हमेशा इक्वल आना ही है, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। और हम ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट्स को एक तरफ लिख देते हैं और सारे क्रेडिट्स को एक तरफ लिख देते हैं। सर ये बना क्यों रहे हैं? देखो, ये बनाने के मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो चेक हो जाता है कि क्या हमने ठीक किए हैं सारे लेजर्स वगैरह एक्सेट्रा। दूसरा, यहाँ से ना हमें दिख जाता है कि कंपनी ने साल में, कंपनी के एंड, ईयर एंड पे उनके पास कितना कैश बैलेंस था, कितनी कैपिटल थी। अब तुम्हें यहाँ से दिख रहा है ना कि जब सारी ट्रांजैक्शंस हुई तो कंपनी के पास 1,10,000 का कैश है, 1 लाख की कैपिटल है, परचेज हुई थी 20,000। तो आपको ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट से सब कुछ दिख गया कि इस पीरियड में कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शन की थी। और यही तो ओनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट देखना चाहती है, तो ट्रायल बैलेंस इसलिए बनता है। सर क्या ट्रायल बैलेंस पे अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है? नहीं, ट्रायल बैलेंस के आगे भी कई चीजें बनेंगी जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर यहां तक ट्रायल बैलेंस ऐसा बनता है। अब दूसरी चीज एक और ऑब्जर्व करो ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस किस किस के आए? मतलब सर ये क्या क्वेश्चन है? मतलब देखो, डेबिट बैलेंस कैश का है, कैश का नेचर क्या है? एसेट। और डेबिट बैलेंस किसका है? परचेज, परचेज का नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। कार, कार क्या है? फिर से एसेट।
फर्नीचर क्या है? एसेट। Yes, sir. सैलरी क्या है? एक्सपेंस। रेंट फिर से एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस या तो एसेट है या एक्सपेंस है। सर क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, हमेशा ही ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा अभी समझते हैं, पर अभी चेक कर लेते हैं कि क्रेडिट बैलेंस किस किस के आए हैं। क्रेडिट बैलेंस हमारे पास सबसे पहला है कैपिटल, जो कि कैपिटल होती है। फिर क्रेडिट बैलेंस है सेल्स का, जो कि इनकम है। और फिर क्रेडिट बैलेंस है कमीशन का, वो भी इनकम है। इसमें एक चीज रह गई, लायबिलिटी। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें लायबिलिटी भी एक क्रिएट हो जाए, कोई लोन ले लेंगे, उसका भी क्रेडिट बैलेंस ही आता। ऐसा कैसे सर? अब समझो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं एसेट्स और एक्सपेंसेस के हमेशा लेजर में डेबिट बैलेंस होंगे। एसेट एंड एक्सपेंसेस will always have debit balance. Second, income, liability and capital will always have credit balances. सर क्या आप हमें ये रटवा रहे हो? नहीं, ये तो मैंने स्टेटमेंट बताई, अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। वैसे इसका आंसर आपको पता है। जब देखो, जब भी आप किसी एसेट का लेजर बनाते हो, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। तो सर क्या एसेट के केस में कभी क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एसेट का रूल क्या है? जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब एसेट कम होता है तब क्रेडिट होता है। तो अगर आपके पास एसेट है ही 100, तो क्रेडिट में भी तो 100 ही डाल सकते हो। क्रेडिट में 150 कैसे डालोगे? जैसे मैं यहां बोलूं ये कैश का लेजर है, इसकी डेबिट साइड का सम 1,80,000 है। क्या इसकी क्रेडिट साइड का सम 190 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके पास कैश ये साइड दिखा रही है कैश कितना आया, अगर आपके पास कैश आया ही 1,80,000 है, ये साइड दिखा रही है कैश कहाँ कहाँ खर्च हुआ, यही तो है। ये साइड दिखा रही है जब कैश आता है, ये साइड दिखाती है जब कैश जाता है। अगर कैश कम बिजनेस के पास 180 आया है तो वो 190 खर्च थोड़ी ना कर देगा। इसका सम कभी भी 180 से ज्यादा थोड़ी ना होगा। इसका सम तो हमेशा 180 से कम ही रहेगा। 180 से ज्यादा सम हो गया तो आपने लेजर गलत बनाया है। तो अगर क्रेडिट साइड कभी डेबिट साइड से बड़ी नहीं होगी एसेट की, तो क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता एसेट का। एंड सेम गोज फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी हमेशा एक्सपेंस होगा ना, कम थोड़ी ना होता रहेगा। एक्सपेंस कम होता है तब क्रेडिट करते हैं ना, तो कम कैसे होगा? एक्सपेंस तो हमेशा आगे ही बढ़ेगा और खर्चा होगा तो डेबिट ही होगा हमेशा। क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड कभी डेबिट साइड से बड़ी वहां भी नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि एसेट और एक्सपेंस दोनों का रूल है कि डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेन दे डिक्रीज। इस वजह से एसेट और लायबिलिटी का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि जितना एसेट है उतना ही तो खर्च होगा या उतना ही तो कम होगा, उससे ज्यादा कम कैसे हो जाएगा? जैसे आपके पास एक मशीन है, तो आप वो एक मशीन 50 की है, तो अब वो 50 की मशीन को तुम ऐसा तो नहीं है कि दो मशीन बेच दोगे, एक मशीन है तो एक ही बिक सकती है ना, तो जितनी थी उतनी ही कम हो जाएगी, उससे ज्यादा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास एक मशीन थी पर मैं बेच दो दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है? क्या सबको ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब बात कर लेते हैं कि सर इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इनमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा? देखो, कैपिटल है तो ही तो ड्राइंग्स हो सकती है। अगर जैसे आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपीज है, ये साइड यही दिखा रही है कितनी कैपिटल आई। कैपिटल जब क्रेडिट होती है तब मतलब बढ़ रही है, और जब डेबिट होती है मतलब तब कम हो रही है। सेम एसेट वाली बात है, बस साइड्स बदल गई हैं। अगर मेरी कैपिटल 1,00,000 की है, तो क्या ओनर ड्राइंग्स 1,00,000 के ऊपर कर पाएगा? नहीं कर No, sir. सकता। तो फिर
मतलब इसमें हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी रहेगी डेबिट से। दोनों इक्वल जरूर आ सकती हैं, अगर दोनों इक्वल आ गई तो नो बैलेंस, जीरो बैलेंस, ना डेबिट ना क्रेडिट, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कैपिटल लायबिलिटी या इनकम के केस में कि क्रेडिट साइड से बड़ी डेबिट साइड हो, तो हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सेम लॉजिक है। अब ये वो चीज है जो नॉर्मली ना रटवा दी जाती है स्कूल्स में या नॉर्मली किसी भी ट्यूशन सेंटर में, कि बस याद कर लो कि एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस है और इन तीन के क्रेडिट है, क्योंकि शायद उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस का मतलब यही होता है कि कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी थी तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी थी तो क्रेडिट बैलेंस। और ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि एसेट और एक्सपेंस की हमेशा डेबिट साइड क्यों बड़ी होगी। ठीक है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। बस ये चीज थी, पर ये अभी बिगिनिंग है चैप्टर की, इसमें कुछ और केसेस भी हो सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन तो इस कैटेगरी का होगा जहां पे दे विल गिव यू जर्नल एंट्रीज, ऐसे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस दे दी, अब आपको जर्नल लिखना है जो हमने किया, फिर लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, हमें भी काफी टाइम लग गया। एक केस होगा जब वो सीधा आपको अकाउंट्स के नाम दे देगा, वो बोलेगा फर्नीचर 20,000 था, इसको ट्रायल बैलेंस में डालो। तो आपको डिसाइड करना है कि फर्नीचर को डेबिट बैलेंस में डालना है या क्रेडिट में। कहाँ डालोगे? डेबिट में। डेबिट में। क्यों? क्योंकि वो एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, चांसेस यही है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहां बड़े सारे अकाउंट्स होंगे और उस अकाउंट में से हमें जज करना होगा कि इसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट में डालना है या क्रेडिट में। तो अब जिसको नेचर नहीं समझ में आएगा वो उसमें गलती कर देगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें मेजॉरिटी के तो नेचर पता है, पर कुछ चीजें जो कॉम्प्लेक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि और क्या ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कहाँ डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, वो शायद हम नहीं सोच पाए, शायद वो कोई शायद सोच। क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, अच्छी बात है। फिर सेल रिटर्न, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इन सब के क्या बैलेंसेस होंगे? बाकियों के तो आप बता देंगे, बाकियों में तो आपके लिए मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तो बस यही है ट्रायल बैलेंस, और कुछ भी नहीं है। बनाने का रीजन, सर क्या ये रियल लाइफ में कंपनीज बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से एक तो चेक हो जाता है कि हमने ठीक बनाया, दोनों साइड्स बराबर आ जाती है ना, तो पता चल जाता है ठीक है सारी कैलकुलेशन। फिर उन्हें सारी डिटेल दिख गई ना, तुम्हें दिख गया कंपनी के पास कार है, फर्नीचर है, सेल की थी, सैलरी दी थी, तो ये सब देख के तुम समझ गए। ठीक। और ऐसे ही देखो, अगर कमीशन अभी तो क्रेडिट में लिखी है तो इनकम है इसलिए क्रेडिट में है। अगर मैं कमीशन को डेबिट में लिखता तो ये खर्चे वाली कमीशन है, आपने किसी को पे करी है। तो अगर हमें अब यहाँ से अगर हमें अकाउंटिंग, अब ये डेबिट क्रेडिट समझ आ जाए तो आपको आधी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई। और सर अगर आगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होता तो वो लायबिलिटी हो जाती ना। हाँ तब वो लायबिलिटी और उसका क्रेडिट बैलेंस होता। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट का लॉजिक जिसको समझ में आ गया उसको अकाउंटिंग में अपनी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अकाउंटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें रटनी पड़े। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, मैंने अपनी 11th-12th में जो बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी ना, मुझे आज कुछ नहीं याद, मुझे बस ये याद है कुछ चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा। उस मतलब उनका मेरी लाइफ में कभी कोई रोल ही नहीं रहा। तो बिजनेस स्टडीज जिसने करी थी वो जा चुका है मेरी लाइफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मेरे को याद भी नहीं है तो। पर अकाउंटिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने इतने साल पहले पढ़ी थी और मैं रोज बुक खोल के रिवाइज करता था, वो कैसे मेरे को अभी भी पता है, क्योंकि समझी भी। अगर हम समझ लेंगे इस चीज को तो हम कभी भूलेंगे भी नहीं और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये डेबिट क्रेडिट का लॉजिक ठीक से समझना, ठीक है।